सुप्रभात बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने संचयन कक्षा 9वीं की पुस्तिका से स्मृति नामक पाठ श्री राम शर्मा जी द्वारा लिखित है, जहाँ पर स्मृति का अर्थ होता है यादें। और यहाँ पर वो अपने बचपन की यादें हमारे साथ साझा कर रहे हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं पाठ की तरफ। सन 1908 के समय की बात है। दिसंबर का आखिरी और जनवरी का पहला समय था। उस समय थोड़ी ठंड ज़्यादा होती है और 2-4 दिन पहले ही अगर बारिश हुई रहती है तो ठंड और भी बढ़ जाती है। तो इसीलिए वहाँ पर उस समय भी 2-4 दिन पहले ही बारिश हुई, जिसकी वजह से ठंड की भयंकरता और भी बढ़ गई। और शाम के 3:30-4 कुछ बजे होंगे और ये अपने दोस्तों के साथ झरबेरी के बेर तोड़ तोड़ कर खा रहे थे। अचानक गांव के पास से एक आदमी जोर से पुकारता है, कहता है तुम्हारे भाई तुम्हें बुला रहे हैं, तो शीघ्र ही घर जाओ। ये घर को चलने लगे। साथ में इनका छोटा भाई भी था। तो भाई साहब की मार से इन्हें बहुत डर लगता था, इसलिए थोड़े सहमे सहमे हुए चल रहे थे, धीरे धीरे चल रहे थे, डर के मारे चल रहे थे। तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कसूर कर दिया, कहीं झरबेरी वाली बात तो नहीं पता चल गई। लेकिन जब वो घर पहुंचते देखते हैं उनके भाई साहब जो है एक पत्र लिख रहे हैं और वो पीटने के डर उनका दूर हो जाता है। तो इन्हें देखकर उनके भाई साहब कहते हैं कि इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाकखाने में डाला हुआ था। डाकखाना मतलब पोस्ट ऑफिस में, और थोड़ा तेज़ी से जाना ताकि शाम की डाक से, मतलब शाम वाली पत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, तो शाम वाली डाक से ही निकल जाएंगी। तो दोनों भाई को वहाँ जो है कुछ गर्म चने भून कर देती है, धोती और शर्ट पहनकर और सर पर टोपी जो पगड़ी बांधे एकदम तेज़ी से दोनों भाई निकल जाते हैं। और रास्ते में 4 कदम की दूरी पर ही एक कुआं था, जिसमें बहुत ही भयंकर काला सांप गिरा हुआ था। और कुआं कच्चा था और उसमें 24 हाथ गहरा कुआं था। 24 हाथ गहरा मतलब कोहनी से लेकर मिडिल फिंगर तक नापा जाता है उसे। उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं था और उसमें पता नहीं सांप कहाँ से गिर गया था। तो गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय प्राय प्रतिदिन ही कुएं में ढेले डाले जाते थे। जब भी स्कूल से, इनका स्कूल था मक्खनपुर में, तो गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय रोज उस कुएं में एक पत्थर फेंकते। और सबसे आगे लीडर के रूप में लेखक ही होते थे। वो क्या करते थे, अपनी टोपी को हाथ से निकालते थे, दूसरे हाथ में पकड़ते थे और ढेला फेंकते थे। रोज एक ऐसी आदत हो गई थी कि पत्थर मारते, सांप की फुकार निकालते, तो ऐसा लगता कि बहुत बड़ा काम इन्होंने कर दिया है। इसलिए जैसे ही अभी दोनों भाई कुएं के पास से निकले तो सोचा कि एक ढेला मार लें। लेकिन ये बच्चों की जैसी आदत होती है, रोज जो काम को करते रहते हैं उनको लगता है कर लें, लेकिन ये भूल गए थे कि इस टोपी के नीचे उन्होंने अभी क्या रख रखा है, चिट्ठियाँ रखी हुई है। और कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया और उछलकर एक हाथ से टोपी जैसे ही उतारी, सांप पर ढेला गिराया तो इनके ऊपर जैसे बिजली गिर पड़ी। क्योंकि सांप ने फुकार मारा या नहीं मारा उससे उनको कोई मतलब नहीं था। उस समय सांप को ढेला लगा या नहीं लगा उससे भी कुछ लेना देना इनको कुछ भी और याद नहीं था। जैसे ही टोपी हाथ में ली, तीनों चिट्ठियाँ जो है चक्कर खाती हुई कुएं में गिर गई। अब उस समय तो झूठ बोलना जानते ही नहीं थे। पहले ये 1908 की बात है, तो बच्चे उस समय झूठ क्या होता है ये बच्चों को पता ही नहीं होता था, झूठ बोलना नहीं आता था। और सोचा कि अगर घर लौटकर सच बोलेंगे तो रुई की तरह हमारी धुनाई हो जाएगी, मतलब जैसे रुई को धुना जाता है हमारी वैसी ही पिटाई होगी। तो मार के ख्याल से ही इनका शरीर ही नहीं, इनका मन भी कांप जाता था, क्योंकि बहुत मार पड़ती थी। तो सच बोलकर उन्होंने सोचा कि सच बोलकर पीटने से भावी भय और झूठ बोलकर चिट्ठियों को न पहुंचाने की जिम्मेदारी के बोझ में दबा ये सोचे कि सच बोलेंगे तो पीटेंगे, इसका डर था। और झूठ बोला नहीं जाएगा कि चिट्ठियाँ अगर नहीं पहुंची तो क्या जवाब देंगे भाई को, तो इसकी बोझ से वो डबकर वहाँ रोने लगी। उनको देखकर उनका भाई भी रोने लगा, छोटा वाला। तो उस समय चिट्ठियाँ निकालने के लिए ये सोचे कि मुझे विषधर मतलब सांप से लड़ना ही पड़ेगा। और मौत को आलिंगन लगाया, सोचा मरेंगे तो मरेंगे और सांप से अगर बच गए तो दूसरी ज़िंदगी मिल जाएगी। लेकिन उनको ये विश्वास था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा फिर चिट्ठियाँ उठा कर ले आऊँगा। इन्होंने सोचा इस डंडे से तो मैंने ऐसे बहुत सारे सांप मारे हैं, तो ये क्या है। तो सपेरा जैसे बीन बजाकर काले सांप को खिलाता है, सांप क्रोधित होकर के फन फैलाकर खड़ा होता है और फूंकार मारकर चोट मारता है, ठीक उसी प्रकार सांप तैयार था कि उसका प्रतिद्वंदी यानी कि लेखक उससे कुछ हाथ ऊपर धोती पकड़े लटक रहा था।
ठीक है। धोती डेंग से बंधी होने के कारण कुएं के बीचों बीच लटक रही थी। अब कुएं में जैसे ही ये उतरने वाले थे तो इनका भाई जो है, मतलब जब कुआं में डंडा गिर जाता है, ये बीचों बीच उतरना चाहते थे। जैसे ही ये कुएं में उतरते हैं तो सांप जैसे ही पुकार तो ये डर कर चिल्लाते हैं, तो इनका भाई सोचता है कि मेरा भाई गया, तो छोटा वाला भाई रोने लगता है ज़ोर ज़ोर से। तो वो बड़ी मुश्किल से नीचे उतरते हैं और नीचे उतर कर वो सांप से, जो जहाँ पर सांप था पूरी परिधि पूरे कुआं के बीच में उतर जाते हैं। और डंडे के को पास से उठाने में इनको बहुत कठिनाई हुई, क्योंकि सांप है, कहीं अगर डस लिया तो गया फिर। तो सांप उससे खुलकर उस पर धरना देकर बैठा था उस डंडे के ऊपर। तो जीत तो मेरी हो चुकी थी, पर अपना निशाना गंवा चुका था। मैंने वो कहा जीत तो मेरी हो चुकी थी, क्योंकि मैं कुएं के नीचे तो जा ही चुका था और एकदम सांप जैसे खुलकर बैठा था। तो जैसे ही आगे हाथ बढ़ाता है तो सांप पर वार करता, इसलिए कुएं की बगल से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर इन्होंने क्या किया, दाईं ओर उसको फेंक दिया। जैसे ही फेंका तो सांप उस पर झपटा, तो इन्होंने दूसरी और बाईं ओर से अपना डंडा उठा लिया, पर बात ही बात में उसने दूसरी ओर से वार किया। तो यही बीच में डंडा अगर नहीं होता तो दांत, जो सांप था वो लेखक के पैर में अपने दांत गड़ा चुका होता। अब उनको लगा कि अब मैं, और उन्होंने देखा कि अब ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम नहीं है, केवल हाथों के सहारे, पैरों के बिना कहीं लगाए कहीं पर भी 36 फुट ऊपर चढ़ना तो अब नहीं हो सकता। 15-20 फुट बिना पैरों के सहारे और केवल हाथों के बल चढ़ने की हिम्मत रखता हूँ। बोले कि मेरी इतनी हिम्मत है कि मैं 15-20 फुट जो है बिना पैरों के सहारे चढ़ जाऊँगा, और कुछ ऊपर फिर हाथों के, बस इतनी अभी मेरी हिम्मत है। क्योंकि उस समय इनकी उम्र जो थी वो 11 वर्ष की थी और ये 36 फुट ये चढ़े, ठीक है। मतलब उस सांप से लड़ाई की, अपनी चिट्ठी उठाई और फिर ये 36 फुट ऊपर चढ़े। बाहें भराई मतलब पूरा एकदम सांसें भराई और इनके हाथ भी दुखने लगे, ठीक है। तो छाती फूल गई, सांस लेते लेते धोखनी चल रही थी। मतलब जब हम ज़्यादा दूर चलते हैं या दौड़ते हैं तो हमारी सांसें ज़ोर ज़ोर से सांसें मारने लगती है, पर एक एक इंच सरक सरक कर अपनी भुजाओं के बल पर वो ऊपर चढ़ कर आ गए। अगर उनका हाथ थोड़ा भी छूट जाता तो क्या होता, इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। तो ऊपर आकर बेहाल होकर थोड़ी देर वो ऐसे ही पड़े रहे और फिर उसके बाद अपना शरीर को झाड़ा और धोती कुर्ता पहना। फिर किशनपुर के लड़के को, जिसने ऊपर चढ़ने की चेष्टा को देखा था, ताकीद करके कि वह कुएं वाली घटना किसी से न कहे, हम लोग आगे बढ़े। मतलब दोनों भाई आपस में डिसाइड करते हैं और किशनपुर का एक लड़का है जिसने उनको ऊपर चढ़ते हुए देखा था, उसको पूरा धमकाया कि देखो इस कुएं वाली बात को तुम्हें किसी को नहीं बतानी है, और दोनों भाई आगे बढ़ जाते हैं। तो ये चिट्ठी उट्ठी डालकर आराम से घर वापस चले जाते हैं और इस बात का जिक्र कभी भी वो अपनी माँ से, भाई से, किसी से भी नहीं करते। दोनों भाइयों के बीच रहती है। सन 1915 में, माने 1908 में घटना घटी थी और सन 1915 में जब ये मैट्रिक पास कर लिए उसके बाद उन्होंने ये घटना सिर्फ अपनी माँ को बताई। सजल नेत्र से माँ ने उन्हें अपनी गोद में लिया और जैसे एक चिड़िया अपने बच्चों को देने, मतलब पंखों के नीचे छिपा लेती है और वो दुलार देती है तो बच्चा अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, तब लेखक को भी वही आभास हुआ, वही महसूस हुआ कि आज मैं सुरक्षित हूँ। लेकिन उस समय के बच्चे ऐसे थे कि इतनी बड़ी घटना हो गई ना, तो वो झूठ बोल पाते थे और उन्होंने बहुत मुकाबला किया, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन है कि मतलब हम जो सोचते हैं वो कर नहीं सकते। ऐसा नहीं कि हमारा सोचा हुआ हमसे हो ही जाएगा, ठीक है। हमें उसके लिए हम सोचते बहुत कुछ है कि ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, लेकिन जब हम सच्चाई से सामना होता है तो हम कुछ भी नहीं, तब हमारी जो सोच है, हमारी जो डींगे है वो वहीं की वहीं रह जाती है। लेखक के साथ भी यही हुआ। जब वो सांप को देखे, चिट्ठियाँ नीचे गिर गई, तो उन्होंने सोचा इस डंडे से तो मैंने बहुत सांप मारे हैं और मैं
नीचे आराम से चला जाऊंगा, फटाफट सांप को मारूंगा और चिट्ठियाँ ले आऊँगा। लेकिन जैसे ही वो नीचे उतरते हैं, सांप फन उठाता है तो उससे कई बहुत मुश्किलें आती हैं। उसको चकमा देते हैं, सांप उनको फन मारता है, डंडे पर फन मारता है। तो वो सब मुसीबतों को झेलने के बाद ही वो चिट्ठियाँ लेने में सफल होते हैं। तो बच्चों, पाठ को एक बार ज़रूर से आप पढ़िए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।